आज हम 11वीं क्लास का पाचन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हमें इस पाठ में पाचन की परिभाषा, पाचन का तंत्र और अलग अलग जीवों में पाचन किस तरीके से होता है, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें जानना है इस पाचन का परिभाषा। इसके बाद आगे इन सब चीज़ के बारे में पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि सभी जीव जंतुओं का जो शरीर है, चाहे वो पेड़ पौधे हो या कोई भी जीव जंतु हो, बहुत सारे छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना रहता है। ऐसी छोटी छोटी इकाइयों को हम कोशिका के नाम से जानते हैं। ये मान लीजिए एक कोशिका है। ऐसी बहुत सारे कोशिकाएं मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। इस कोशिका के सबसे बाहर वाले भाग में एक पतली लचीली झिल्ली पाई जाती है। इस झिल्ली को हम कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। कोशिका के बाहर में पाए जाने वाले झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये जो कोशिका झिल्ली होता है, यह अर्धपारगम में होता है, मतलब इसमें बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इस छिद्र में वही पदार्थ अंदर बाहर हो सकते हैं जिसे हमारा कोशिका परमिशन देता है। मान लीजिए इधर हमारा कोई चावल का कण है या कोई भी खाना है, कोई भी खाना वो आकार में बड़ा होता है। जो भी हम खाद्य पदार्थ के रूप में खाते हैं वो आकार में बड़ा होता है, साथ ही उसका आणविक द्रव्यमान भी ज्यादा होता है। आणविक द्रव्यमान ज्यादा होता है, जिसकी वजह से कोई भी खाना पीना का जो मटेरियल होता है वो सीधा सीधा कोशिका के अंदर में नहीं घुस सकता, क्योंकि यहाँ का अर्धपारगीय झिल्ली का छिद्र छोटा होता है और हमारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो आकार में बड़ा होता है और उनका आणविक द्रव्यमान भी ज्यादा होता है। इसीलिए भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है ताकि भोजन का टुकड़ा आराम से इस कोशिका के अंदर में पहुंच जाए। तो यहीं से हम परिभाषा लिखेंगे या समझेंगे कि भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। इसी क्रिया को पाचन के नाम से जानते हैं। भोजन को तोड़ने की क्रिया को पाचन कहते हैं। तोड़ने की क्रिया को पाचन कहते हैं। जब भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो वह आराम से कोशिका के अंदर में पहुंच जाता है। ये जो पाचन होता है, अब ये पाचन आगे बढ़ते हैं, परिभाषा सबको समझ में आ गया होगा। भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है ताकि छोटे छोटे कण आराम से कोशिका के अंदर में प्रवेश कर सकें। इसे पाचन कहते हैं। यह था परिभाषा। अब आगे हम देखते हैं कि पाचन है उसको दो प्रकार में बांटा गया है। पाचन के दो प्रकार होते हैं। पहला वाले पाचन को कहा जाता है, पाचन का पहला प्रकार अंतःकोशिकीय पाचन। अंतःकोशिकीय पाचन। और दूसरा को कहा जाता है बाह्य कोशिकीय पाचन। दो प्रकार के पाचन होते हैं, अंतःकोशिकीय पाचन और दूसरा बाह्य कोशिकीय पाचन। दोनों को हमको परिभाषा जानना है। तो जो जीव जंतु एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय मतलब जो खाना, मान लीजिए जो कोशिका है, खाना इसी के द्वारा ये खाता है, श्वसन इसी के द्वारा करता है, उत्सर्जन इसी के द्वारा बाहर निकालता है। बाहर में कार्बन डाइऑक्साइड निकल सकता है,
कोशिका के बने हुए होते हैं और अपने शरीर में होने वाले समस्त प्रकार की क्रियाविधियों को, समस्त प्रकार की गतिविधियों को एक ही कोशिका में संपन्न करते हैं। ऐसे कोशिका को कहा जाता है एक कोशिकीय जीव। ऐसे जीव को कहा जाता है एक कोशिकीय जीव। ये जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, यहाँ पर जो लिखा हूं, खाना इसी कोशिका के द्वारा खाते हैं। तो भोजन के जो बड़े बड़े कण होते हैं वो बाहर में पाए जाते हैं। बड़े बड़े कण सीधा कोशिका के अंदर पहुंच जाते हैं। फिर कोशिकाओं के अंदर में लाइसोसोम पाया जाता है। वह भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर इस तरीके से जीव जगत में फैलाने का काम करता है। तो यहाँ पर भोजन का बड़ा टुकड़ा अंदर प्रवेश कर रहा है और अंदर में इसका पाचन हो रहा है। इसी के कारण से इस पाचन को हम अंतःकोशिकीय पाचन के नाम से जानते हैं। भोजन का पाचन कहाँ होगा? कोशिका के अंदर। कोशिका का पाचन कोशिका के अंदर होगा। कोशिका के अंदर होता है, इसी कारण से इसे अंतःकोशिकीय पाचन के नाम से जानते हैं। इसके बाद दूसरा प्रकार है बाह्य कोशिकीय पाचन। इसका मतलब है जब कोई पाचन कोशिका के बाहर में होता है तो उसे कहा जाता है बाह्य कोशिकीय पाचन। इसमें जितने भी बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो सभी बहुकोशिकीय जीव इसके अंतर्गत आते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में बाह्य कोशिकीय पाचन। तो एग्जाम्पल के लिए ये मान लीजिए मनुष्य का मुंह वाला भाग है, ये मनुष्य का पाचन तंत्र है। ये मनुष्य का पाचन तंत्र है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना सबसे पहले मुंह वाले भाग में जाता है, जहां पर 32 दांत पाए जाते हैं और जीभ पाया जाता है। भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पर हम चबाते हैं और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं। मतलब भोजन को तोड़ने का काम मुंह से चालू हो जाता है। इसके बाद भोजन अमाशय में जाता है, यहाँ पर उसका पाचन होता है। छोटी आंत में जाता है, यहाँ पर भी उसका पाचन होता है। इसके बाद जो बचा हुआ खाना पीना होता है उसको ब्लड में मिला दिया जाता है। छोटी आंत में बचे हुए खाना पीना को ब्लड में मिला दिया जाता है। फिर ब्लड में जाने के बाद वो किसी कोशिका के अंदर में प्रवेश करता है। इस पूरे प्रोसेस में हम लोगों ने देखा कि बचा हुआ खाना कोशिका के अंदर में प्रवेश करता है। तो पाचन कहाँ हो रहा है? कोशिका के बाहर में हो रहा है, छोटी आंत में हो रहा है, अमाशय में हो रहा है, मुख गुहा में हो रहा है। तो जब किसी जीव जंतु में होने वाला पाचन कोशिका के बाहर में होता है और पाचन होने के बाद वो कोशिका के अंदर में प्रवेश करता है। तो पाचन कहाँ हुआ? कोशिका के बाहर में हुआ। तो इस प्रकार के होने वाले पाचन को हम बाह्य कोशिकीय पाचन के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे, पाचन का क्रिया कोशिका के अंदर में होता है अमीबा के जैसे, तो उसे अंतःकोशिकीय पाचन कहते हैं। और खाद्य पदार्थ का पाचन जब कोशिका के बाहर में होता है, मनुष्य इसका उदाहरण है, पचने के बाद वो कोशिका के अंदर जाता है। तो ऐसे होने वाले पाचन को हम बाह्य कोशिकीय पाचन के नाम से जानते हैं। अलग अलग जीवों में पाचन का जो प्रक्रिया होता है वह अलग अलग प्रकार से हो सकता है।
लेकिन हमें पढ़ना है अभी मनुष्य में होने वाले पाचन के बारे में। तो मनुष्य में होने वाला जो पाचन होता है उसको करने के लिए एक विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है। इस तंत्र को हम पाचन तंत्र के नाम से जानते हैं। मनुष्य के शरीर में पाचन की क्रिया को करने के लिए विकसित प्रकार का तंत्र पाया जाता है। इस तंत्र को हम पाचन तंत्र के नाम से जानते हैं। पाचन क्रिया को करने के लिए जो तंत्र पाया जाता है उसे पाचन तंत्र कहते हैं। और मनुष्य के पाचन तंत्र का चित्र इस प्रकार से हमको दिखाई देता है। यह है मनुष्य के पाचन तंत्र का चित्र। अब इस पाचन तंत्र के कितने भाग होते हैं और क्या क्या अंग होते हैं उन सभी के बारे में हमको पढ़ना है। तो मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है उसके दो भाग होते हैं। पहला वाले को कहा जाता है आहार नाल और दूसरे वाले भाग को कहा जाता है पाचन ग्रंथियां। पाचन करने के लिए जो नली होता है उसे आहार नाल कहते हैं और पाचन करने के लिए जो ग्रंथि होता है उसे पाचन ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ये जो आहार नाल होता है वह मुंह से लेकर गुदा द्वार के बीच तक एक बड़ी सी नली होती है। गुदा द्वार तक की नली चित्र में देखेंगे कहां से कहां तक होता है। ये मुंह वाला भाग है जहां से हम खाना खाते हैं और पाचन का काम चालू करते हैं। ये लास्ट में जो छिद्र होता है इसे हम गुदा द्वार या एनस के नाम से जानते हैं। ये गुदा द्वार या एनस। तो मुंह से लेकर गुदा द्वार के बीच में ये छोटी बड़ी मोटी पतली नली पाई जाती है। मुंह से लेकर गुदा द्वार तक जो भी नली पाई जाती है, छोटी रहे, बड़ी रहे, मोटी रहे, पतली रहे, उससे हमको मतलब नहीं है। मुंह से लेकर गुदा द्वार तक के बीच में जो नली पाई जाती है इसी नली को हम आहार नाल के नाम से जानते हैं। अब पहले हम आहार नाल के बारे में देख लेते हैं, पाचन ग्रंथि को थोड़ी देर बाद देखेंगे। अब ये जो आहार नाल होता है इसमें बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। बहुत सारे अंगों से मिलकर ये हमारा पूरा का पूरा पाचन तंत्र बना हुआ होता है। शुरू से करते जाते हैं कौन कौन से अंग पाए जाते हैं आहार नाल के अंग। पहला है मुंह। मुंह को से चालू करते हैं, धीरे धीरे सबको खत्म करेंगे। तो ये हमारा शरीर का पृष्ठ वाला भाग कहलाता है और इधर वाला भाग हमारे शरीर का प्रतिपृष्ठ सतह कहलाता है। तो हमारे खोपड़ी के प्रतिपृष्ठ सतह पर नाक के नीचे एक दरार के समान संरचना पाया जाता है। इसी दरार के समान पाए जाने वाले संरचना को हम मुंह कहते हैं, माउथ कहते हैं। हमारा मुंह दो छत से मिलकर बना हुआ होता है। इधर का ऊपर वाला भाग ऊपर का छत और ये नीचे वाला भाग नीचे का छत कहलाता है। मुंह दरार जैसा होता है। इधर वाला भाग टोढ़ी वाला भाग नीचे वाला भाग कहलाता है। इधर वाला भाग यहाँ से मुंह का खोलने से ऊपर वाला जो भाग होता है वह ऊपर वाला भाग, नीचे वाला भाग नीचे का भाग कहलाता है। उनके नाम होते हैं, ऊपर वाले भाग को ऊपरी जबड़ा कहते हैं और नीचे वाले भाग को निचली जबड़ा के नाम से जाना जाता है। ऊपर के जबड़ों में और नीचे के जबड़ों में क्रम से छोटी छोटी संरचनाएं जमे हुए होते हैं। इन संरचनाओं को दांत कहा जाता है। मुंह के दो छत हो गए, एक हो गया ऊपरी जबड़ा लिख देता हूं यहाँ पे और दूसरा वाले को कहा जाता है निचली जबड़ा। दोनों में छोटे छोटे
छोटी संरचनाएं पाए जाते हैं उन संरचनाओं को दांत कहते हैं। हमारे मुंह में पाए जाने वाले जो दांत होते हैं आकार के आधार पर या काम के आधार पर उन्हें 4 भागों में बांटा गया है। दांत के 4 प्रकार। पहला वाले को कहा जाता है इंसाइजर, दूसरे वाले दांत को कहा जाता है केनाइन, तीसरे वाले दांत को कहा जाता है प्रीमोलर और चौथे प्रकार के दांत को कहा जाता है मोलर। ऐसे 4 प्रकार के दांत होते हैं। चारों प्रकार के दांत को सूत्र के रूप में जमाया जाता है और एक सूत्र प्राप्त किया जाता है। उस सूत्र को हम दंत सूत्र के नाम से जानते हैं। दांत को सूत्र के रूप में जमाया जाता है या लिखा जाता है, उसे दंत सूत्र के नाम से जानते हैं। ये दंत सूत्र को 2 भागों में फिर से बांटा गया है। पहला दंत सूत्र है वयस्क व्यक्ति का दंत सूत्र और दूसरा किसी बच्चे का दंत सूत्र। वयस्क व्यक्ति का दंत सूत्र और किसी बच्चे का दंत सूत्र। तो ये 2 प्रकार के दंत सूत्र हो सकते हैं, होते हैं, जिनको इधर ऊपर में आप लोगों को लिख के बताने वाला हूं। वयस्क व्यक्ति का दंत सूत्र भी हमको लिखना है। दंत सूत्र। तो ये जो सूत्र होता है ये ऊपर के जबड़े में आधे साइड में दांतों की संख्या बटे नीचे के जबड़े में आधे दांतों की संख्या गुणित 2, ये इसका सूत्र होता है। जबड़े में आधे दांत की संख्या बटे निचले जबड़े में आधे दांत की संख्या गुणित 2। अब ऊपर के जबड़ों में आधे दांतों की संख्या तो होता है इंसाइजर, ऊपर में भी होगा और नीचे में भी होगा। तो इंसाइजर हो गया, इंसाइजर ऊपर का और नीचे के इंसाइजर। उसके बाद आधे दांत में केनाइन होता है, उसको सी लिख दे रहा हूं मैं, ऊपर में भी होगा और नीचे में भी होगा। ऊपर में प्रीमोलर भी होगा, नीचे में भी प्रीमोलर होगा। ऊपर में मोलर होगा आधे साइड में और नीचे में भी मोलर होगा, गुणित 2। तो वयस्क व्यक्ति में इंसाइजर दांत की संख्या ऊपर के आधे जबड़े में होता है 2, इसी तरीके से नीचे के आधे में होगा 2। केनाइन दांतों की संख्या ऊपर के आधे जबड़ों में होता है 1, तो नीचे के आधे में प्रीमोलर होता है 2, नीचे में भी होता है 2। मोलर होता है ऊपर में 3, नीचे में 3, गुणित 2। तो ये हो गया हमारे ऊपर के आधे जबड़ों में दांतों की संख्या और ये हो गया नीचे के जबड़ों में आधे जबड़ों में दांतों की संख्या। सबको काउंट करते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ऊपर के आधे जबड़ों में दांतों की संख्या 8 और नीचे के आधे जबड़ों में दांतों की संख्या 8। आधा जबड़ा में है और ये आधा जबड़ा में है, तो ऊपर में भी 2 का गुणा कर देंगे, नीचे में भी 2 का गुणा कर देंगे तो पूरे दांतों की संख्या आ जाएगा। ऊपर के आधा में 8, तो दोनों साइड कितना हो जाएगा 8 × 16। नीचे के आधा जबड़ों में दांतों की संख्या
ये हो गया वयस्क व्यक्ति के दंत सूत्र का सूत्र। ये दोनों को आपको याद रखना है। इसी तरीके से जो बच्चे होते हैं 12 साल तक के बच्चे, उनके दंत सूत्र भी लिखने वाले हैं। बच्चे का दंत सूत्र, इनका भी वही होगा, ऊपरी जबड़े में आधे दांत की संख्या, बड़े निचली जबड़ों में आधे दांत की संख्या। गुणित 2। तो इनके भी इंसागर होता है, केनाइन होता है, प्रीमोलर होता है, मोलर होता है। नीचे में भी इंसागर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर भी होता है। अब इंसागर दांतों की संख्या बच्चों में भी 2 होता है, ऊपर में, नीचे में भी 2 होता है। केनाइन 1 होता है, नीचे में भी 1 होता है। प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाया जाता, इसलिए ऊपर साइड में भी 0 किए, नीचे साइड में भी 0 किए। मोलर की संख्या 2 होता है, ऊपर में भी और नीचे में भी। काउंट करेंगे तो ऊपर में 2, 3, 2, 5 दांतों की संख्या 5 आधे जबड़े में, और नीचे के आधे जबड़ों में भी दांतों की संख्या 5। आधा में आधे जबड़ों की दांतों की संख्या है, पूरा पता करना है तो 5 में 2 करेंगे तो ऊपर में 10 और नीचे में भी 10, और कुल मिलाकर दांतों की संख्या आएगा 20। तो ये हो गया इतना बच्चों में पाए जाने वाले दंत सूत्र। तो ये वयस्क व्यक्ति का दंत सूत्र, और ये हो गया बच्चों में पाया जाने वाला दांत का सूत्र। आज के लिए बस इतना ही। बाकी के लिए अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। पाचन तंत्र आपको अच्छे समझ में आएगा। धन्यवाद।